कल हमने बात की थी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी डिटर्मिनेशन के क्या क्या कंडीशन है ड्रग की प्रॉपर्टीज़ के हवाले से, और पेशेंट की कंडीशन या साइट ऑफ एक्शन की डिटर्मिनेशन के हवाले से। और उसके अलावा हमने मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो थे ना दो, उनमें से एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को हमने कल देख लिया था। तो उसका जो मेजर सेकंड पार्ट था ना, पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, आज हमने उसकी डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले एंट्रल और पेरेंट्रल के दरमियान डिफरेंस को देखना होगा। एंट्रल का कल मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें ड्रग को हम ओरल रूट के ज़रिए से एंटर करते हैं, और वो ड्रग जो है ना इंटेस्टाइन में से गुजर कर अपने टारगेट साइट तक पहुंचती है सिस्टमिक सर्कुलेशन के ज़रिए से। आज हम देखते हैं पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को। पेरेंट्रल और एंट्रल के अंदर एक चीज कॉमन है, एंट्रल के अंदर भी एंट्रल वर्ड मौजूद है और पेरेंट्रल के अंदर भी एंट्रल वर्ड मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा वर्ड जो है वो है पैरा का। पैरा का मतलब होता है बियॉन्ड, मतलब इस चीज के अलावा। तो जो पेरेंट्रल है उसको हम कह सकते हैं बियॉन्ड द एंट्रल, या इसको हम नॉन एंट्रल भी बोल सकते हैं। इसका कॉमन मतलब ये हुआ का ये उसका टोटली अपोजिट हो गया कि एंट्रल रूट में हम जो ड्रग दे रहे थे वो ओरल रूट के जरिए से जा रही थी, जबकि पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसमें ड्रग जाएगी नॉन ओरल रूट ऑफ के जरिए से ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की जाएगी। तो देखते हैं ये ऐसा मेथड है जिसके अंदर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन थ्रो नॉन ओरल मींस ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जितने भी रूट्स हैं उनके अंदर जो नॉन ओरल रूट होगा, जब हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो बेसिक रूट रहेगा वो होगा पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जनरली हम जो इसके रूट के अंदर ना जो ड्रग होती है उसको इंजेक्ट करते हैं डायरेक्टली इनटू द बॉडी, डायरेक्टली बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं और वेन के ज़रिए से डायरेक्टली उसको सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर ही पहुंचाया जाता है। और उस ड्रग को हम अवॉइड करते हैं कि वो पोर्टल वेन जो थी उसको फर्स्ट पास मैकेनिज्म से उसको बचाते हैं और उसको बाईपास मैकेनिज्म के ज़रिए से सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनाते हैं। Here are some सब कैटेगरीज ऑफ दिस पेरेंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये तो मेजर रूट है, आगे इस रूट की सब कैटेगरीज भी मौजूद हैं, सब कैटेगरीज। सबसे पहली जो इसकी सब कैटेगरी है वो है इंट्रावेस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेस्कुलर का मतलब ये है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द थ्रू द ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स के अंदर आर्टरीज भी आ जाती हैं और वेन्स भी आ जाती हैं, बट जो मेजर यूज होने वाला मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड जो है वो है इंट्रावेनस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रावेस्कुलर के अंदर मैक्सिमम यूज होने वाला इंट्रावेनस आईवी रूट, बट इंट्रा आर्टीरियल रूट भी स्पेशल केसेस के अंदर यूज होता है, लेकिन मेजर जो यूज होता है वो इंट्रावेनस रूट होता है। दिस रूट बाईपासेस फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास और बाईपास की कल मैंने आपको बता दी थी। ये दो तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ऐसा होता है जिसमें कोई भी ड्रग हो वो ओरल रूट के जरिए से दी जाए और उसको स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने के बाद पोर्टल वेन के जरिए पूरे पोर्टल पाथवे को क्रॉस करके लीवर के अंदर मेटाबोलाइज होने के बाद तब जाकर जब वो सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बनेगी, इस पूरे पाथ को, इस पूरे मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। जबकि दूसरा जो होता है वो होता है बाईपास मेटाबॉलिज्म। बाईपास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग जब हम उसको इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर किसी भी रूट के जरिए से, वो इन सारे पाथ को बाईपास करते हुए, मतलब इससे हटकर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट बने, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं वो डायरेक्ट वेन के अंदर जाता है, वेन से वो सीधा हमारे डायरेक्टली हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन गया, उसको इस पूरे पाथ स्टमक, एसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर वगैरह से नहीं गुजरना पड़ा, तो उसने बाईपास का रास्ता इख्तियार किया। और इस तरह का जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको बोला जाता है बाईपास मैकेनिज्म। तो इस रूट का फायदा ये होता है कि इस रूट के जरिए से हम इस पूरी कम्प्लेक्सिटीज जो होती हैं ना स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन की, अब्जॉर्प्शन की, डिसइंटीग्रेशन की, डिसोल्यूशन की और डिफ्यूजन की, उन सारी कम्प्लेक्सिटीज से बचा जा सकता है जब हम बाईपास मैकेनिज्म को, मीन के इंट्रावेस्कुलर रूट को अडॉप्ट करते हैं किसी भी पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करने के लिए। तो उसके पाथ ये होता है कि वेन के अंदर हम कोई भी
जो है ना इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं वो डायरेक्टली सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन जाता है। ये वेरी वेरी रैपिड रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है अमंग ऑल अदर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी रूट्स टिल इस वक्त तक जितने भी रूट्स डिस्कवर हुए हैं उनमें से सबसे जो बेस्ट रैपिड एक्शन शो करने वाला ये रूट है वो यही आईवी रूट है। किसी भी पेशेंट को अगर फौरी रिस्पांस लाना हो, किसी भी कंडीशन के अंदर अनकॉन्शियस कंडीशन में है या किसी भी कंडीशन के अंदर है, फौरी रिस्पांस अगर लाना है तो उसको आईवी रूट के जरिए से उसको जो है ना मेडिसिन पहुंचाई जाती है। अब तो ये तो हो गया सारे इस आईवी रूट के एडवांटेजेस। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं इंट्रावेस्कुलर रूट के जरिए से इंजेक्ट होने वाली मेडिसिन के, ड्रग के। डिसएडवांटेजेस सबसे पहले तो ये है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू दिस रूट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। कल मैंने एक बात की थी कि जो एंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से जो भी मेडिसिन, जो भी ड्रग हम किसी पेशेंट को देते हैं, अगर उसका साइड इफेक्ट हो जाता है, वो अगर मेडिसिन जाके रिएक्ट कर जाती है तो उस मेडिसिन को हम रिकॉल कर सकते हैं। एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन लगा के उसका जो इफेक्ट होता है वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। उसकी यानी कि मेडिसिन के जो इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स या एडवर्स इफेक्ट्स, वो आगे प्रोसीड नहीं करते, वहीं पर रुक जाते हैं और वहीं से हम उसको रिकॉल कर देते हैं। लेकिन जो आईवी रूट के जरिए से जो भी मेडिसिन दी जाएगी उसका इफेक्ट रिकॉल नहीं कर सकते, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे सिस्टेमिक सर्कुलेशन का हिस्सा बन गई है, खून में शामिल होगी और खून ने जाना है हार्ट के अंदर, हार्ट से पूरी बॉडी को पंपिंग के जरिए से ये ब्लड पहुंच जाएगा। तो इसका जो इफेक्ट होगा उसको हम एडवर्स इफेक्ट हो, साइड इफेक्ट हो, बेनिफिशियल हो या डिजायरेबल हो या अनडिजायर्ड इफेक्ट हो, हम उसको रिकॉल नहीं कर सकते। ये इसका सबसे ज्यादा जो है ना नुकसानदेह पहलू है इंट्रावेनस रूट के जरिए से एडमिनिस्टर होने वाली ड्रग का। और दूसरा इसका जो साइड इफेक्ट है वो है टू मच रैपिड डिलीवरी ऑफ हाई कंसंट्रेशन ड्रग टू प्लाज्मा और टिश्यू कैन कॉज एडवर्स इफेक्ट्स। यानी कि जो हम ये अदर रूट्स देखे थे ना, उसके अंदर कोई भी, मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर टैबलेट्स ड्रग देते हैं, मिसाल के तौर पर 100 mg की हमने किसी पेशेंट को टैबलेट दी थी और उसको दिया था ओरल रूट के जरिए से। ओरल रूट के जरिए से जब ये 100 mg की टैबलेट उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन का पार्ट बनी थी तब वो रह गई थी 70 mg। उसकी 30 mg की क्वांटिटी जो थी वो डिसॉल्व हो गई, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, लास्ट हो गई थी। इस पूरे जो मैंने आपको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कहा था उसके दौरान, डिसइंटीग्रेशन, डिसोल्यूशन, उसके अंदर डिफ्यूजन के दौरान वहाँ पे ये जाकर ये डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब जो बायो अवेलेबिलिटी उसकी बची थी वो रही थी हमारे पास 70 mg। जबकि आईवी रूट के जरिए से जो भी ड्रग, अगर 100 mg की कोई भी आप इंजेक्शन लगा रहे हैं किसी पेशेंट को, तो आप उसकी बायो अवेलेबिलिटी चेक करेंगे सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर तो वो 100 mg ही रहेगी। अब देखें कितना फर्क है कि किसी पेशेंट को अगर ओरल रूट के जरिए से 100 mg दे रहे हैं तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में 70 mg रह जाती है। अगर उसी पेशेंट को अगर 100 mg का कोई इंजेक्शन लगा रहे हैं तो वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर 100 mg ही रहता है, उसकी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, क्योंकि वो डायरेक्ट उसको किसी भी मेटाबॉलिज्म से नहीं गुजरना पड़ता। तो इतनी मच क्वांटिटी जब रैपिडली किसी भी पेशेंट को मिलती है तो उसकी बॉडी प्लाज्मा के अंदर या किसी भी टिश्यू को अंदर जब रैपिडली इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर ड्रग मिलती है तो कोई ना कोई उसका साइड इफेक्ट हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो बॉडी का ऑर्गन जो है वो उससे मुतासर हो सकता है। तो इसीलिए अक्सर ये रिकमेंड किया जाता है किसी भी पेशेंट को डायरेक्टली आप इंजेक्शन ना लगाया करें आईवी रूट के थ्रू से। आपको पहले ना उसको टैबलेट्स वगैरह दिया करें, उसके ज़रिए से पेशेंट को ट्रीट किया करें, डायरेक्टली आप उसको जो है ना इंजेक्शन पे ना लाया करें आईवी रूट के ज़रिए से। ये था जो मैंने टोटल आपको इंट्रावेस्कुलर रूट के बारे में बताया, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेजेस। आगे हम बात करते हैं इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू मसल्स, यानी कि एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसके अंदर हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं इनटू द मसल, मसल के अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं। अब इसके पूरी बॉडी के अंदर जो है ना बेसिक 4 प्लेसेस ऑफ मसल्स ऐसे हैं, 4 मसल्स ऐसे हैं जहाँ पर हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। वो कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये है कि आर्म के अंदर ये ट्राइसेप्स बाइसेप्स की यहाँ पे जो डेल्टाइड बनती है ना, वहाँ पे हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर।
सेकंड प्लेस है इसकी थाई, ये हमारी फीमर के साथ जो ये गोश्त पर का यहाँ पे हमारा होता है उसको बोलते हैं थाई। थाई के अंदर है वास्टस लेटिनालिस, यहाँ पर भी आप इंजेक्शन लगा सकते हैं इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए से। और तीसरा और चौथा जो होता है ना वो है ग्लूटियस मैक्सिमस, ये मैक्सिमम यूज किया जाता है। इसके अंदर दो होती हैं, डार्सोग्लूटियल और उसकी वेंट्रोग्लूटियल, यानी उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे भी आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं, राइट साइड पर और लेफ्ट साइड पर ग्लूटियस मैक्सिमस की। अगर राइट साइड पे लगाएंगे तो डार्सोग्लूटियल, अगर लेफ्ट साइड पे लगाएंगे तो वेंट्रोग्लूटियल साइड होगी। तो ये 4 बेसिक प्लेसेस ऑफ मसल्स हैं जहां पर आप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट शुड बी एक्वस सॉल्यूशन होना चाहिए। कोई भी ड्रग जिसको आप इंट्रामस्कुलर रूट के जरिए से इंजेक्ट कर रहे हैं, या तो वो एक्वस सॉल्यूशन हो या फिर वो डिपार्ट प्रिपरेशंस हो। एक्वस सॉल्यूशन का तो आपको पता होगा। डिपार्ट प्रिपरेशंस क्या होते हैं? दिस इज अ स्पेशल टेक्निक फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अ ड्रग्स, यानी कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनका सस्टेन्ड इफेक्ट होता है। सस्टेन्ड रिलीज मतलब स्लोली रिलीजिंग ड्रग्स होती हैं, जैसे इंसुलिन होगी हमारे पास, इस तरह की, और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के इंजेक्शन होते हैं। इस तरह की स्लो रिलीज या सस्टेन्ड रिलीज जो ड्रग्स होती हैं उनको बनाने के लिए एक स्पेशल टेक्निक यूज की जाती है जिसको कहा जाता है डिपोर्ट प्रिपरेशंस। डिपोर्ट प्रिपरेशंस और एक्वस सॉल्यूशंस, ये दो तरह की कैटेगरीज हैं। इनकी तरह की जो मेडिसिन होगी, ड्रग्स होगी, हम उनको इंजेक्ट करेंगे थ्रू द इंट्रामस्कुलर रूट। तो एक्वस सॉल्यूशंस की जो डिसोल्यूशन, उसकी जो डिफ्यूजन होगी वो एज कम्पेयर टू डिपोर्ट प्रिपरेशंस वो फास्टर होगी, उससे ज़्यादा रैपिड होगी। ये यानी कि कुछ ज़्यादा जल्दी इफेक्ट शो करेगा एक्वस सॉल्यूशन जो होगा। जो डिपोर्ट प्रिपरेशंस है इनका आप नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि स्लो रिलीजिंग इफेक्ट है, सस्टेन्ड इफेक्ट है, तो ये टाइम लगता है इनको अपने इफेक्ट शो करने में। तो ये आगे लिखा हुआ है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हैलोपेरिडोन डेकनोवेट इंजेक्शन होता है जो कि शिजोफ्रेनिया या अदर मेंटल कंडीशंस के पेशेंट्स को लगाया जाता है, जिसका स्लो रिलीज सस्टेन्ड इफेक्ट होता है। मैक्सिमम ये इंजेक्शन लगाया जाता है वेंट्रोग्लूटियल या डार्सोग्लूटियल रूट के जरिए से। तो ये था टोटल जो मैंने आपको इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया। अब इस रूट यानी कि जो मेजर रूट था ना, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी लास्ट एंड फाइनल कैटेगरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, वो है सब क्यूटेनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक ऐसा रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको अंदर ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है इनटू द सबक्यूटेस। अब ये सबक्यूटेस क्या है? यानी कि ऐसा रूट जिसके अंदर ड्रग को सबक्यूटेस के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये सारे तीनों कैटेगरीज जो है ना, इनको इंजेक्टेबल फॉर्म के अंदर ही इंजेक्ट किया जाता है। तो ये सबक्यूटेस क्या होता है? ये स्किन की एक लेयर होती है जो कि डर्मिस एपिडर्मिस के बिनेथ होती है। सबसे ऊपर वाली लेयर जो है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस फिर कनेक्टिव टिश्यू के जरिए से डर्मिस के साथ कनेक्टेड है। फिर डर्मिस के नीचे वाली जो लेयर है उसको बोला जाता है क्यूटेस। सब क्यूटेस भी बोला जाता है और कॉमनली उसको क्यूटेस के नाम से मशहूर किया हुआ है। तो ये क्यूटेस या सब क्यूटेस के अंदर जब हम इंजेक्शन को इंजेक्ट करते हैं तो ये जो रूट होता है उसको बोला जाता है सब क्यूटेनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। Cutis is the layer of the skin beneath the dermis and epidermis. Apparently, this root looks like intramuscular root. यानी कि दिखने में कोई फर्क महसूस नहीं होता सबक्यूटेनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में और इंट्रामस्कुलर में। दिखने में दोनों एक जैसे हैं, लेकिन इनमें फर्क है। वो मसल के अंदर आप लगा रहे हैं और ये आप लगा रहे हैं सबक्यूटेस के अंदर। ये इनके अंदर बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इसका जो इफेक्ट होता है ना वो इंट्रावेनस से इंट्रामस्कुलर से थोड़ा जल्दी इफेक्ट शो करते हैं, जबकि इंट्रावेनस से थोड़ा टाइम यानी कि उनसे थोड़ा कम इफेक्ट शो करते हैं। उनसे थोड़ा इनकी रैपिडनेस लो है, जबकि इंट्रामस्कुलर से रैपिडनेस इनकी थोड़ा हाई है। ड्रग एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट कैन बी रिकॉर्ड बाय गिविंग एपिनेफ्रिन अलोंग विद द ड्रग। पिछला जो यानी इंट्रावास्कुलर रूट का जो डिसएडवांटेज था वो वही सबक्यूटेनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एडवांटेज है, यानी कि उस रूट के जरिए से दी जाने वाली ड्रग को हम रिकॉल नहीं कर सकते थे, जबकि सबक्यूटेनियल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से दी जाने वाली ड्रग को हम रिकॉल कर सकते हैं। उसका मेथड क्या है कि एपिनेफ्रिन के इंजेक्शन मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट लास्ट वाली चीज है एपिनेफ्रिन इज अ लोकल वासोकंस्ट्रिक्टर। ये कैसे एपिनेफ्रिन जो है ना मेडिसिन के इफेक्ट को रिकॉल कर सकती है?
एपिनेफ्रिन एक लोकल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो कि जाके ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है, उसमें से जाने वाले पूरे ब्लड को वहीं पर स्टॉप कर देते हैं ताकि वो मेडिसिन का जो अनडिजायरेबल इफेक्ट है वो आगे प्रोसीड ना कर सके। इसकी एग्जांपल हमारे पास हैं सिलास्टिक कैप्सूल्स, ये सिलिकॉन जो कि नॉन रिएक्टिव मेटल होती है, एडल्ट मेटल होती है, उसके बने हुए होते हैं, जैसे कि कंट्रासेप्टिव लिवोनॉर्जेस्ट्रल, ये फीमेल्स के अंदर जो है ना यूट्रस के अंदर यूज़ किए जाते हैं टू कंट्रोल बर्थ पिल के तौर पर इनको यूज़ किया जाता है, जिनके अंदर प्रोजेस्टेरॉन होता है और इसका जो है ना सस्टेन्ड रिलीज इफेक्ट होता है अप टू वीक्स, मैक्सिमम तकरीबन कोई 10-11 हफ्तों तक ये अपना इफेक्ट स्लोली रिलीज करके प्रोजेस्टेरॉन के कंट्रासेप्टिव के लिवोनॉर्जेस्ट्रल सिलास्टिक कैप्सूल्स होते हैं जिनको यूट्रस के अंदर रखा जाता है और वो ये कई हफ्तों तक अपने इफेक्ट को शो करते रहते हैं स्लोली रिलीज करके प्रोजेस्टेरॉन को, ताकि वो प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सके। इसी तरह प्रोग्रामेबल मैकेनिकल पंप्स भी इस रूट के जरिए से दी जाने वाली एक और एग्जांपल है, जिसके अंदर हमारे पास इंसुलिन के पेन हो गए। इंसुलिन के पेन जो होते हैं वो सिलास्टिक यानी सिलिकॉन के ब्लैक होते हैं, उनके अंदर इंसुलिन होती है जो कि इंजेक्ट करते हैं। कोई भी पेशेंट है ना सुबह हफ्ते 24 घंटों के बाद या उसकी जो भी टाइमिंग हो उस टाइमिंग के बाद ये इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं थ्रू इंसुलिन पेन, और वो इंजेक्ट कहाँ पे करते हैं, सबक्यूटेनियल रूट के ज़रिए से इंजेक्ट करते हैं। ये मुकम्मल मैंने आपको डिटेल बताई है पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। तो इस हवाले से अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट भी उसके अंदर कर देना। कोई बात अगर आपको अच्छी ना लगी हो तो हमारी इस्लाह के लिए बता देना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।